वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप लोग का एचबीएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राज और मैं आप लोग के सुबह को काफ़ी खूबसूरत बनाने के लिए आज का करंट अफेयर्स यानी 15 अप्रैल का करंट अफेयर्स आप लोग के बीच डिस्कस करने वाला हूं। तो बस दिल थाम के बैठे रहिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमारी टीम के द्वारा सोचा गया था, पहले क्या था कि हमारा टीम का था कि 15 क्वेश्चन कराओ, ठीक है, लेकिन अब हम लोग के द्वारा क्या बताया गया, सोचा गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करना है। क्वेश्चन वैसा ही कराओ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कूड़ा करकट कराने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन कराओ जो कि आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस होता है, तो वो क्वेश्चन कराओ और उससे संबंधित जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न को कराने का हम लोग का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो इसी को फॉलो करते हुए अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर थोड़ा कम रहता है, जिससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ होगा, लेकिन मैं आपको आश्वासन कर दिलाता हूँ कि अगर जो आप इस तरीके से जिस तरीके से मैं फॉलो करवा रहा हूँ आप ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा और आप हमेशा अच्छा राह पे चलोगे और आप हमेशा एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। तो बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए वीडियो को लाइक करने से ना ही मेरे पैकेट में कुछ आ जाएगा और ना ही आपके पैकेट से कुछ चला जाएगा, बस हम मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो आप मेरा हेल्प करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्त में शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू जुड़े हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये जो आइकन का साइन है ना, बेल आइकन का साइन, उसको टैप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो अपडेट पाने के लिए ये आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के सुर्खियों की तरफ, और उससे पहले देखते हैं आज का कौन कौन से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ से। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटना घटी हैं वो सारे प्रश्न को देखेंगे। फिर नेशनल न्यूज़ को देखेंगे, जो हमारे राष्ट्र में, जो हमारे देश में चीज़ें घटी हैं उस प्रश्न को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी होंगे, जो निधन है, प्रमुख निधन है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ से कुछ प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे प्रश्न को भी देखेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट है वो है और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूज़ क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्रिस्टिन बमर्थ सेना को प्रथम महिला नियुक्त किए हैं। क्रिस्टिन बमर्थ जो है वो पहली सेना महिला नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। इनका फोटो मैं काफ़ी देर से खोज रहा था लेकिन नहीं मिल पाया, तो मैं आपको यूएसए का मैप यूएसए का फ्लैग दे दिया। ठीक है, तो ये क्रिस्टिन बमर्थ जी हैं जिन्हें सेना की प्रथम महिला नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मतलब अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है कि आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब क्या हो रहा है कि हर मंथ में आईसीसी जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले मंथ थे आपके आर अश्विन थे, उससे पहले ऋषभ पंत थे। ठीक है, अभी भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेशनल न्यूज़ में क्या है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता बनी है। ठीक है, तो ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च है उनके बारे में भी देखेंगे, और ये पूनम गुप्ता जी जो है पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, अब देखिए अगला न्यूज़ क्या है। कांग्रेस पार्टी आज से अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है, उसको INC TV नाम दिया है। ठीक है, INC TV। ठीक है, INC TV जो है वो कांग्रेस पार्टी का अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। ठीक है, अब अगला क्या न्यूज़ है वो देखिए। तो 14 अप्रैल संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती देश भर में मनाया गया। ठीक है, जो हमारे संविधान को बनाने में जिनका एक अमूल्य योगदान रहा था, तो उनका 130वां जयंती 14 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला न्यूज़ क्या है। भारतीय हॉकी
और देश की सेना में अहम योगदान देने वाले बलवीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। तो ये हैं बलवीर सिंह जूनियर जी, जिनका हाल ही में 88 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। ये भारतीय हॉकी में भी अपना योगदान दिए हैं और देश के सेना में भी इनका अहम योगदान रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ है अशोक यूनिवर्सिटी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके पोषण ज्ञान को नीति आयोग ने लॉन्च किया। तो पोषण ज्ञान जो है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा मिलकर? अशोका यूनिवर्सिटी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में। ठीक है, अब अगला न्यूज़ क्या है कि भारत के वर्ड काउंट बीसीआई द्वारा बोहाग बिहू पक्षी गणना असम में शुरू की गई। ठीक है, बोहाग बिहू पक्षी गणना कहाँ शुरू की गई है? तो असम में ये बोहाग बिहू पक्षी गणना शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये जो थे कुछ सुर्खियाँ थे आज के जो आपको जानना चाहिए था। ठीक है, अब मैं इस पे जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं इन टॉपिक से, इन सुर्खियों से, मैं सारे प्रश्न को आप लोग के बीच रखूंगा और सारे प्रश्न को डिस्कस करूंगा और उससे संबंधित जितने और प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे सेना के प्रथम महिला नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये क्रिस्टिन बिमर्थ को अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सेना में नियुक्त किए हैं। किन्हें नियुक्त किए हैं? क्रिस्टिन बिमर्थ को। ठीक है, तो अब इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, तो मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें काफी अच्छी तरीके से दिख सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी की राष्ट्रपति बाइडेन सर्जन जनरल के रूप में पुष्टि की है? तो ये कौन है? विवेक मूर्ति जी को अब ये जो है भारतीय अमेरिकी हैं और उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक कौन बनी? तो ये है डेब हॉलैंड। ठीक है, डेब हॉलैंड जो है वो कैबिनेट एजेंसी में प्रतिनिधित्व कर गृह मंत्री बनने वाली अमेरिकी मूल की पहली नागरिक बनी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो भव्या लाल को। ठीक है, भव्या लाल जी को नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सुमोना गुहा को। ठीक है, सुमोना गुहा जी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये सबसे पहले देखना है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है क्या, इसे कब इस्टेब्लिश किया गया, वो सारे चीज़ों को पहले देखना है। ठीक है, तो ये जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है यह एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। ठीक है, जिस तरीके से नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक है उसी तरीके से ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है वो नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। ठीक है, और इसको जो है वो इसकी जो CEO है वो नंदन नीलकनी है। ठीक है, नंदन नीलकनी है और इसके जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर शेखर शाह जी जो हैं इसके महानिदेशक हैं। इसको मतलब जो इस्टेब्लिश किया गया था वो दिल्ली में आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके द्वारा 1956 में 31 अक्टूबर 1956 में ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और ये जो है वो नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। ठीक है, तो ये जो है पूनम गुप्ता जी, देखिए ये हैं हमारे पूनम गुप्ता जी जिन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। इसके पहले अभी डॉक्टर शेखर शाह जो थे वो महानिदेशक थे और ये पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है?
पूनम गुप्ता। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी शानदार प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है और काफी बार कराया जा चुका है। ठीक है, तो एनवी रमना जी जो हैं वो 48 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। और ये कब नियुक्त किए जाएंगे? ये 23 अप्रैल को आपके बोबडे जी का शरद अरविंद बोबडे जी का मतलब कार्यकाल समाप्त होगा। और 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को, देखिए मैं 24 अप्रैल से आपको मैं एक चीज लिंक करूंगा। ठीक है, 23 अप्रैल को बोबडे जी का मतलब कार्यकाल समाप्त होगा और 24 अप्रैल को एनबी रमना जी का कार्यकाल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो मुख्य न्यायाधीश का मतलब भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? ठीक है, तो 124 अप्रैल को ये बन रहे एनबी रमना जी मुख्य न्यायाधीश और 124 आर्टिकल में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 124 में उल्लेख किया गया है। ये 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार को संभालेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि समिया सुलू हसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया? समिया सुलू को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया? तो ये तंजानिया के पहली राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन बने हैं? राज्यसभा के विपक्ष नेता अभी गुलाम नबी आजाद जी थे, उनको हटने के बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे को राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में बनाया गया। ठीक है, और पक्ष नेता में कौन है? थावर चंद गहलोत, आपको सबको पता ही होगा। तो चलिए, तो राज्यसभा का था। अब लोकसभा पहले अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, और विपक्ष में नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो लोकसभा में विपक्ष की तरफ से नेता हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि सेल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सेल की पहला महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये जो है वो सोमा मंडल जी जो हैं वो सेल के पहली महिला निदेशक बनी है। और ये जो सेल जो है उसका फुल फॉर्म होता है आपके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये सेल जो है वो आपका किसका भाग है? महारत्न का भाग है या नवरत्न का भाग है? आपको बताना है। और महारत्न में कितनी कंपनी है और नवरत्न में कितनी कंपनी है, ये प्रश्न को भी आंसर आप लोगों को ही देना है। तो आई होप आप लोग आंसर अवश्य दोगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये जो है वो ग्रेग बार्केल को आईसीसी के चेयरमैन बनाया गया है। ये जो है वो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, इन्हीं को ग्रेग बार्केल जी को आईसीसी के चेयरमैन के रूप में बनाया गया। और किनके बदले बने हैं वो? शशांक मनोहर के हटने के बाद, शशांक मनोहर भारतीय हैं और उनके हटने के बाद ग्रेग बार्केल जी को आईसीसी के चेयरमैन बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग आई होप मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलो मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज से अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है, उसको क्या नाम दिया गया है? द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू स्टार्ट द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रॉम टुडे, व्हाट नेम हैज इट बीन गिवन? तो ये जो है INC-TV यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस टीवी इसका नाम रखा गया है, जो कि ये इसका पहला डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा INC-TV स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किन दो सार्वजनिक टीवी चैनल का विलय करके उसे संसद टीवी नाम दिया गया है? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मिला करके संसद टीवी नाम दिया गया है। ठीक है, और संसद टीवी के सीईओ किसे बनाया गया? तो रवि कपूर जी को
लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को मिलाने के बाद संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न जो है वो अपने माथे में कहीं रख लीजिए, माथे में नहीं तो कॉपी में रख लीजिए, और उसके बाद बहुत बार रिवीजन करके आपके माथे में तो पक्का चले ही जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 14 अप्रैल 2021 संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती को देश भर मनाया। ठीक है, देश भर में कौन सी जयंती मनाया गया भीमराव अंबेडकर का? 14 अप्रैल 2021 विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑथर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। ये भीमराव अंबेडकर जी का 130वीं जयंती था जो कि हमारे देश में पूरे धूमधाम से मनाया गया। ठीक है, ये जो भीमराव अंबेडकर थे इनका योगदान जो है वो हमारे देश को एक सुंदर बनाने में या फिर एक हर कुछ प्रॉपर तरीके से चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल एंड रेगुलेशन है, तभी हर चीज़ें ढंग से हो रही हैं। अगर जो कोई घर में आप रह रहे हो वहाँ कोई घर का मालिक नहीं है, जैसे मन तो जो भी आ रहा है कुछ भी कर रहा है, तो वैसे जगहों पे चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं रह पाती हैं। तो उसको सुसज्जित करने के लिए हम कुछ रूल लगाते हैं, कुछ रेगुलेशन लगाते हैं, जिससे हर कुछ तरीके से चलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे जो देश जो है, देश में भी प्रशासन को बनाने के लिए, राजनीति को बनाने के लिए, हर कुछ को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी थी, और इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान काफ़ी अहम रहा है, और इनके कारण ही हर कुछ इजीली तरीके से संभव हो सका है। और अगर जो आज हम अपने देश में खुले रूप से श्वास ले रहे हैं तो बस और बस इन्हीं का देन है। ठीक है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती मनाया गया। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित, वो देख लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती के सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा? तो और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। अगला प्रश्न, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो आप लोग को सबको पता होगा कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जो संविधान के बनाने में कितना खर्च लगा था? तो लगभग आप कह सकते हैं 64 लाख भी कह सकते हैं, या अगर जो आपको एक्यूरेट जानना है तो 63,96,729 रुपया लगा था पूरे संविधान को बनाने में। ठीक है, मतलब संविधान को बनाने में क्या पैसा लग रहा था? ऐसे नहीं, मतलब पूरा जितने भी आपका मतलब चीज़ें घट रही थी वो सारा कुछ तो संविधान के बनाने में ही तो घट रही थी। अगर जो लोग आ रहा है जा रहा है, अगर मतलब खाना पीना हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो सारा कुछ इसी में तो ब्यौरा होगा ना। तो ये जो है 63,96,729 रुपया लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है? ये प्रश्न जो है वो लाख बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और करोड़ों बार आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आर्टिकल 32 आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर जी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, अभी आपके कोई भी एग्जाम होने वाला है तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया गया है और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो इनके द्वारा ही ये पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला प्रश्न कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो एम.जी. गांधी यानी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट जो हुआ था क्योंकि बीच में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ये जो हुआ था वो यरबदा जेल में, कहाँ हुआ था? पुणे में एक जेल है यरबदा जेल में ये पूना पैक्ट हुआ था, जो इसमें मदन मोहन मालवीय जी भी उपस्थित थे। ये 24 दिसंबर 1932 में आपके यरबदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के लिए गांधी जी अनशन पे बैठे थे, तभी भीमराव अंबेडकर के द्वारा वहाँ गया और उसके बाद से सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से करके ये पूना पैक्ट
हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोग पक्का याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो वो प्रश्न को देखिए कि आईसीसी की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन प्लेयर हैज बीन अवार्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड बाय द आईसीसी फॉर मार्च 2021। देखिए अभी रिसेंटली फरवरी में और जनवरी में जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था ऋषभ पंत को, और फरवरी में दिया गया था आर अश्विन को, और जो मार्च का दिया गया है वो भुवनेश्वर कुमार को दिया गया। ठीक है, तो अभी जो है आईसीसी के द्वारा हर मंथ आपके आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किए जाने का घोषणा किया गया है। तो इस मंथ का भुवनेश्वर कुमार काफ़ी शांत दिल के इंसान, काफ़ी नेक इंसान है। ये जो है वो फास्टर बॉलर हैं और इन्हें जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है इससे संबंधित और जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर कौन से प्लेयर को बनाया गया। तो कनेरू हम्पी जी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 2021 के एलन बॉर्डर पदक किसे सम्मानित किया गया। एलन बॉर्डर पदक से किसे सम्मानित किया गया। तो ये स्टीव स्मिथ जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और इन्हें एलन बॉर्डर पदक से सम्मानित किया गया। अब अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत, फिर आपके फरवरी में रविचंद्र अश्विन और टॉमी बिमोंट ये जो हैं वो वीमेन प्लेयर हैं, इन्हें भी फरवरी के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब 2020 के क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बनाया गया। तो रोहित शर्मा जी जो हैं वो 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किए गए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। तो अगला प्रश्न आपको ओबेचुरी से है, निधन से है। तो वो प्रश्न को भी एक बार आप लोग देख लीजिए। भारतीय हॉकी और देश के सेना में अहम योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विच प्लेयर who contributed significantly to Indian hockey and the country army has died at the age of 88। तो 88 वर्ष की उम्र में ये बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, जो कि भारतीय हॉकी से संबंधित थे, ये खिलाड़ी भी थे और उनका सेना में भी काफ़ी अहम योगदान रहा है। तो ये जो है वो बलवीर सिंह जूनियर है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि बलवीर सिंह जूनियर जो थे वो हॉकी प्लेयर थे और उनका संबंध सेना से भी था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ निधन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले केसी चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया। तो वो क्या थे। तो वो आरबीआई के उप गवर्नर थे। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब अगला है कि अनिल धारकर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वो लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। क्या नाम है। अनिल धारकर। अब अगला है कि जॉन मूंगफली का हाल ही में निधन, मूंगफली खाने वाला नहीं है, आप लोग माफ कीजिएगा। जॉन मूंगफली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। वो तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। कौन। जॉन मूंगफली। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जीबी रामकृष्णन का हाल ही में निधन हो गया। वह क्या थे। तो वो सेबी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। क्या नाम है। जीवी रामकृष्णन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निधन है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, आप ये भी देख लीजिए क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है कि अशोक यूनिवर्सिटी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके पोषण ज्ञान को किसने लॉन्च किया है। हु हैज लॉन्च पोषण ज्ञान बाय पार्टनरिंग विद द अशोका यूनिवर्सिटी एंड द बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये नीति आयोग के द्वारा अशोका यूनिवर्सिटी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके पोषण ज्ञान को लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए फोटो आप लोग को, पोषण ज्ञान को लॉन्च किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख लीजिए। तो सीईओ ऑफ नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो काफी आसान प्रश्न है। अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के सीईओ हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया। तो ये 16 मार्च से 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा
मनाया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब देखिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के वर्ड काउंट BCI द्वारा बोहाग बिहू पक्षी गणना के किस राज्य में शुरू की गई? विच स्टेट हैज बोहाग बिहू वर्ड सेंसस बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड काउंट ऑफ इंडिया BCI? तो ये असम में बोहाग बिहू पक्षी गणना शुरू किया गया। ठीक है, पक्षी को गणना करने के लिए असम में बिहू पक्षी गणना शुरू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो कि आपको याद रखना चाहिए, जो कि रिसेंटली अब त्यौहार हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात आता है हेराथ त्यौहार। हेराथ त्यौहार जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये जो है वो कश्मीर में शिवरात्रि के समय ये त्यौहार सेलिब्रेट किया गया, हेराथ त्यौहार। अगला है कंचोत उत्सव। कंचोत उत्सव जो है वो चिनाब घाटी के क्षेत्र में प्राचीन नाग संस्कृति का उत्सव है। कब कैसा उत्सव है? चिनाब घाटी के क्षेत्र में प्राचीन नाग संस्कृति का उत्सव है। ठीक है, अगला है थुम्बा महोत्सव 2020। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, थुम्बा महोत्सव 2020। तो ये जो है वो केरल में ये त्यौहार मनाया गया और केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। ठीक है, केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। ठीक है, अब अगला त्यौहार कौन है? फूलदेई त्यौहार 2020। फूलदेई त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया गया और ये उत्तराखंड में प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ये त्यौहार को मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो आपके एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, मूव करते हैं वैसे प्रश्न की तरफ जो प्रश्न आपसे कल पूछा गया था। उससे पहले असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक कि असम का राजधानी कहाँ है, कौन सा लार्जेस्ट मतलब आपका सिटी है, वो सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो कैपिटल हो गया दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है, रैंक 15th है आपके एरिया वाइज, और पॉपुलेशन बाय रखनी कितने हैं? 16th है। गवर्नर हो गया जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल 126 सीट हो गया और राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में कितना सीट है? 14 सीट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया और ऑरेंज नेशनल पार्क हो गया। ये सारे नेशनल पार्क को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं कि असम जो है वो भारत के अन्य किन किन स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये देख लीजिए, आप लोग को असम का मैप दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, इधर मेघालय, इधर वेस्ट बंगाल और आपका इधर त्रिपुरा, इधर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये इतने जो मतलब स्टेट हैं जिससे असम का बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा काफी खूबसूरती से दिया गया। ठीक है, प्रश्न क्या था कि हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू गेट अ स्पॉट ऑन द फ्रंट ऑफ कवर ऑफ टाइम? तो ऑप्शन ए में है लवरीन कॉक्स, ऑप्शन सी में है एमार्ड लेज और ऑप्शन यहाँ पे बी है और ये सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में है एलियट पेज। ये जो एलियट पेज जो है वो टाइम के फ्रंट कवर पे स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये प्रश्न का आंसर देख लिए रियाजी के द्वारा और राजवाल अग्रवाल के द्वारा, इन दोनों के द्वारा काफी खूबसूरती से दिया गया। और मैं कुछ अन्य प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न का भी आंसर दिया गया। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा था कि जो फ्रांस जो है वो और फ्रांस जो है वो किस किस देश से बाउंड्री टच करता है? तो ये सारे प्रश्न का आंसर देख लीजिए, इनके द्वारा दिया गया था। कुल 11 देश से बाउंड्री टच करता है, जो कि बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फिर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, फिर आपका इधर हो गया मोनाको, स्पेन और इधर आपके मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो इतने राष्ट्र हैं जिससे फ्रांस का बाउंड्री शेयर होता है। और प्रश्न में पूछा था कि विधानसभा विधान परिषद जो है वो कितने स्टेट में विधान परिषद है? ठीक है, तो कुल 5 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन है? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो थे वो आप लोगों से पूछे गए थे
और आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर दिया। इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए। आप लोग को तहे दिल से बहुत सा शुक्रिया। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना चाहिए। इट्स अप टू यू, आप देना चाहते हो या नहीं। ठीक है, प्रश्न क्या है कि हाल ही में मिशन आहार क्रांति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? रिसेंटली हु लॉन्च द मिशन डाइट रेवोल्यूशन? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन और ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये प्रश्न का आंसर और भी जो मैं प्रश्न आप लोगों से पूछा हूं उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।